दोस्तों, अगर यूपीएससी 2026 के लिए आप सीरियस हो, तो एक क्वेश्चन आपके दिमाग में हमेशा आता होगा। सर, इतना बड़ा सिलेबस, शुरुआत कहाँ से करें? अगर गलत जगह से स्टार्ट कर देते हैं तो 6 महीने में कॉन्फिडेंस चला जाएगा। पर अगर सही सीक्वेंस में चले, तो सिलेक्शन सिर्फ एक टाइम का खेल बन जाता है। इसी के साथ में मैं ये भी बताऊंगा कि हर एक सब्जेक्ट का सीक्वेंस कैसा होना चाहिए। मैंने कौन-कौन से सब्जेक्ट के कैसे-कैसे सीक्वेंस को फॉलो किया था। डिटेल में सिलेबस सब कुछ अच्छे से आपको समझाऊंगा भी कि एक-एक सब्जेक्ट का अप्रोच किस तरीके से रखें कि ताकि हाई स्कोरिंग क्रिएट हो। और मैं अपने खुद के भी कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताऊंगा, जैसे कि कौन-कौन से फेज में कौन सी पढ़ाई करनी चाहिए, एक डेली स्टडी स्ट्रक्चर कैसा होगा, 3+2+3 का एक फॉर्मूला क्या है, तो इसके बारे में मैं बताऊंगा और जो मुझे काफी यूजफुल भी रहा। हर बार मुझे प्रीलिम्स निकालने में मदद भी मिली है उससे। तो सबसे पहली चीज है, आपको पूरे पेपर के बारे में ये तो पता होना चाहिए कि पेपर में सबसे ज्यादा जो वेटेज होता है, एक तो होता है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के जो 40% होते हैं, 35% जो एनालिटिकल होते हैं, और उसके बाद जितना बच रहा है आपका 25% के आसपास, वो आपका मिल रहा है, आपका फैक्चुअल इंटीग्रेशन होता है। फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल कभी कभार मिक्स होते हैं। तो सबसे पहला आपका कॉन्सेप्ट क्लियरिटी सबसे अच्छी होनी चाहिए, ना कि आपके पास सिर्फ कंटेंट होना चाहिए। कंटेंट का मतलब ये होता है कि बस बुक पे बुक खरीदे जा रहे हो। आज मैंने स्पेक्ट्रम भी पढ़ ली, आज मैंने बिपिन चंद्रा भी पढ़ ली, आज मैंने एनसीईआरटी भी पढ़ ली, मगर उसमें से एक चीज पूछ लो तो आ रहा नहीं है। होता है, 90% लोग के साथ होता है। इसलिए मैं इसके बारे में भी आगे आपको बताऊंगा भी कि ऐसे इतने सारे लड़के हैं ना कि वो एक टॉपर का जाके सुन लेते हैं, या तो कोई क्लासेस वाले का सुन लेंगे कि आज मैंने ये मैगजीन पढ़ ली, ये बुक पढ़ ली, और तुम्हारा इस बार तो प्रीलिम्स निकल जाएगा, या तुम मेरा नोट्स पढ़ लीजिए, मेरा निकल जाएगा। आज मैं ये सब मिथ खत्म कर दूंगा। नॉलेज बिना सीक्वेंस के सिर्फ इंफॉर्मेशन होती है। सीक्वेंस देना ही प्रिपरेशन है। हमेशा जब भी कोई चीजें पढ़ते हो तो एक सीक्वेंस में पढ़ना चाहिए। नहीं कि सुबह उठे और बोल दिया आज मैं एथिक्स करूंगा। बिलीव मी, मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा और ऐसे बहुत से यूट्यूबर्स को भी देखा जो सबसे पहला ये बोलेंगे कि एथिक्स पढ़ लो, और आप भी उनकी बात इसलिए सुनते हो कि आपको लगता है वो सेलेक्ट हो गया है, तो वो तो जो बताएगा सही बताएगा। फिर मैं बता रहा हूं कि एक अप्रोच सबको क्लियर नहीं करवा के देगी एग्जाम। ओके, तो आपको अपना अप्रोच खुद से फाइंड आउट करना पड़ेगा। मगर कैसे? ट्राई एंड एरर मेथड होता है। तो मैं अभी आपको जो चीजें बता रहा हूँ, इसपे बस अब एक बार सुनिए और समझिए कि आप कितना अच्छे से उसको इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो सबसे पहला है मंथ वाइज में। तो मैंने 3 फेज में डिवाइड किया। पहला फेज है जो कि नवंबर दिसंबर में चलेगा, जो अपकमिंग में चल रहा है, जिसमें आपका फाउंडेशन क्लियर करना है। मतलब मुझे पॉलिटी खत्म करनी है, मॉडर्न हिस्ट्री खत्म करनी है, फिर ज्योग्राफी। ये तीनों में भी सबसे पहला आपको पॉलिटी खत्म करनी है, जिसमें लक्ष्मीकांत और एनसीईआरटी। मैंने ऑलरेडी एनसीईआरटी के बारे में बता चुका हूँ पिछले वाले लेक्चर में कि कौन कौन सी एनसीईआरटी की बुक लगती है, वहां पे आप जाके इसको देखिएगा। अच्छा, इसमें फोकस यही है कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स है, डीपीएसपी है। तो फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी आपको दोनों कनेक्ट करने आना चाहिए कि हाँ, आर्टिकल 19 ये है तो आर्टिकल 34 क्या है, आर्टिकल 39 क्या है, और आर्टिकल 19 से कैसे कनेक्टेड है। अब अगर आप ये सब चीजें कनेक्ट कर पा रहे हो, तो जाके आपकी एक क्वालिटी निकल के आती है कि हाँ, मैंने कुछ तो पढ़ा है। ठीक है। यूपीएससी में कनेक्शन सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आप कितना डेप्थ में कनेक्शन बना पाते हो। अगर वहीं पे अगर आप कनेक्शन मिस करते हो तो फिर आपका सिलेक्शन रुक सा जाता है। पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के साथ कंपेयर करिए, कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के साथ कंपेयर करिए, तो ऐसे करिए। अब जैसे आंसर लिंक्ड होता है हमेशा बेसिक स्ट्रक्चर के साथ, और पार्लियामेंट टॉपिक्स है, तो कुछ ना कुछ ऐसे बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं जो लिंक हो जाते हैं डायरेक्टली हमारे पार्लियामेंट के साथ। जैसे आर्टिकल 22 पार्लियामेंट के साथ क्या लिंक होता है? डिटेंशन के बारे में आपने सब कुछ सुना है। तो अब ऐसी चीजें अगर आप लिंक करते हो तो आपको समझ में आता है कि होलसम ये आइडिया क्या है पूरा। ओके, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? अगर आप एक चैप्टर पढ़ते हो तो उसका ट्राई करिए कि एक पेज समरी नोट्स बना लिए। ये आपका पेज है, आपने पूरा चैप्टर पढ़ा, अब यहाँ पे इतनी छोटी छोटी हैंड राइटिंग में पूरा वो चैप्टर खत्म कर दीजिए। स्पेसिफिकली मैं बताऊं तो पार्लियामेंट हो गया, स्टेट लेजिस्लेचर हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गई, फिर हमारे जितने भी एक्ट हैं, जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एक्ट है, बस उतने। अगर आप ये 5 चैप्टर के नोट्स बना के रख लेते हो अपने पास, मैंने डायरी मेंटेन की है, मैं कभी आपको दिखा भी दूंगा, अभी मेरे पास है नहीं इधर। तो उसको बस ये करना रहता है कि जब भी आप खाली हो, फॉर एग्जाम्पल अभी आपने दिन भर पढ़ा, 5 मिनट के लिए आप खाली हो गए, तो उस 5 मिनट में उस डायरी को देख लीजिए। इससे ये होता है ना कि आप अपने खाली टाइम में भी काफी अच्छी एफिशिएंटली एक यूज कर पाते हो, है ना। मेक इवेरी आर्टिकल बेस्ड कॉन्सेप्ट फॉर अ क्विक रिवीजन। आर्टिकल 1 क्या है, आर्टिकल 19 को मैं किस तरीके से, तो राइट टू लाइफ आप सोच सकते हो, राइट टू मैरिज सोच सकते हो, और भी बहुत सारे तरीके हैं। तो आप इस तरीके से याद रखते हो तो याद रहता है। जैसे मैंने ईडब्ल्यूएस के याद रखा था कि आर्टिकल 15 सब क्लॉज 5, आर्टिकल 16 सब क्लॉज 6, ऐसे इस तरीके से अगर आप याद रखते हो कि हाँ, गरीबों को पढ़ाने के लिए इस तरीके से आर्टिकल में ऐड किया। जब आप करंट अफेयर को स्टैटिक के साथ कनेक्ट करते हो तो जाके आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होता है।
है ना? तो पॉलिटी करंट अफेयर कैसे कनेक्ट करना है मैंने अभी आपको बता दिया। और बिलीव मी, ये एक ऐसा रास्ता है जो सबके लिए होता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये सबके लिए अच्छा होगा, मैं सिर्फ यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि बुक कैसी होती है। मुझे नहीं पता कि आप सब क्या सोच रहे हो, लेकिन बिलीव मी, अगर ये चीजें आप फॉलो करते हो तो आपको रिजल्ट दिखेगा। वरना तो फिर लग जाइए, रेस में तो वैसे भी पूरी दुनिया है ही है, आप भी एक रेस में चलिए, फिर अगले साल तो आएगा ही, अगले साल तो है ही है, उस अगले साल में फिर आ जाइएगा एग्जाम देने के लिए। मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर चलते हैं, स्पेक्ट्रम और एनसीईआरटी। मैं से पूछोगे तो मैंने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के गया था, स्पेक्ट्रम कभी पढ़ाई। बिलीव भी, मैं हमेशा अपने वीडियो में बोला हूं, कभी भी आप पुराना अभी जाके हमारा वीडियो देख लीजिए, मैं अभी भी बोल रहा हूं, मैंने सिर्फ स्पेक्ट्रम कभी पढ़ा ही नहीं है, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के मैंने दिया एग्जाम, और हिस्ट्री में रेयरली मेरा गलत होता था। अच्छा, हिस्ट्री में दो आती है, एक होती है अपनी पुरानी वाली, एक नई वाली, दोनों पढ़नी है। तो फोकस एरिया यहाँ पे सबसे ज्यादा रखना है 1857 से लेकर 1947 तक, पार्टीशन तक पूरा रखना है। तो पीवाईक्यूज में जैसे व्हाई डिड मॉडरेट फेल टू अट्रैक्ट मासेस, मींस के हिसाब से क्वेश्चंस है। तो अब आपको यहाँ पे अपना दिमाग लगाना पड़ता है। अभी मैं भी ये क्वेश्चन पूछा हूँ, मैं अभी भी लिख के देता हूँ, 90% लोग ये चीज नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेंस पढ़ा नहीं है, उनका बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपका बहुत जरूरी होता है यहाँ पे क्लियर करना। तो लिंक आपको क्रिएट करना पड़ता है हमेशा कांग्रेस की, एक तो अर्ली फेज में क्या थी और उस अर्ली फेज में आइडियोलॉजी क्या चल रही थी। तो जब भी आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो दो तीन चीजें आपकी माइंड में रहनी चाहिए। तो माइंड का मतलब मूवमेंट, इंस्टीट्यूशन, नेशनलाइजेशन, नेशनलिज्म और डेवलपमेंट्स, ये आपको याद रखना है। किस तरीके से याद रखना है? तो मॉडर्न हिस्ट्री में आपको मेमोरी बेस्ड लिंक करने आना चाहिए। जैसे 1857 एंगर था, गुस्सा था वो। 1905 यूनिटी था, उस टाइम पे यूनिटी मेंटेन करनी नहीं हुई तो सूरत स्प्लिट हो गया। 1919 का था बिट्रेयल था, भाई हमने वर्ल्ड वर्ल्ड वॉर वन में मदद की, मगर उन्होंने बोला था कि हम आजादी दे देंगे, दिए नहीं। फिर 1947 में ट्रायम्फ था, कि सबको पता चल गया भाई पाकिस्तान और इंडिया अलग हो रहा था, तो कितना दुखद हादसा था वो, और क्या क्या चीजें जो हुई थी वो सबको पता है। तो स्टोरी याद रखना पड़ता है, ना कि फैक्ट। अगर आपकी स्टोरी बहुत अच्छी होगी तो फैक्ट ऑटोमेटिकली याद हो जाता है। और बिलीव मी, ये ऐसी एक चीज है ना कि जो आपको निकालेगी एग्जाम। मैं देखा हूं यहाँ पे, एक जन ने आके बोल दिया कि आज अगर आपने ये वाला इथिक्स चालू कर दिया तो फिर कुछ महीने बाद आपका निकल जाएगा। और बच्चे ये करते भी है, इथिक्स पढ़ना चालू कर देते हैं। फिर इथिक्स पे इथिक्स पढ़े जा रहे हैं, फिर 2-3 महीने के बाद पता चलता है अरे यार ये तो पढ़ना ही नहीं था, क्योंकि इसमें से तो कुछ आ ही नहीं रहा है। फिर कुछ आएंगे कुछ अलग बताएंगे, कुछ आएंगे कुछ अलग बताएंगे, और इसी में सब कंफ्यूज है। बिलीव मी, आज के टाइम पे ऐसा हो गया है कि जो फेमस है बहुत ज्यादा यूट्यूब पे, वो अपने एक टेस्ट सीरीज ला दिया और सब बच्चे अंधाधुन उसी के पीछे दौड़ रहे हैं। मुझे नहीं पता कि उसका टेस्ट सीरीज कितना क्वालिटी होगा, कितना अच्छा होगा। कोशिश तो वो भी कर रहे होंगे अपनी तरफ से कि बहुत अच्छे से क्वालिटी दे पाए, लेकिन आपको भी पता होना चाहिए कि आप कौन से डायरेक्शन में जा रहे हो, क्या सही है गलत है। और मैं जानता हूं ऐसी ऐसी जगह पे जहां पे बच्चे वो पेपर चेक करते हैं जिनको कुछ नहीं आता। बाकी आपके ऊपर है। जियोग्राफी में चलते हैं। एनसीईआरटी जीसी लियोंग में क्लाइमेटोलॉजी वाला चैप्टर है पूरा, बस उसको करिए, पूरा जीसी लियोंग नहीं पढ़ना है। एटलस को अच्छे से देखिए, संडे एटलस। तो संडे एटलस बना लीजिए कि हर आधा एक घंटा आप एटलस को देखेंगे। फोकस एरिया ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी रखना है, क्लाइमेट इंडिया मैपिंग रखनी है, क्लाइमेट रखना है और इंडिया मैपिंग रखनी है। ये तीन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। कॉन्सेप्ट बेस पे ज्योग्राफी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा जाता है, और यूपीपीसीएस में कॉन्सेप्ट से ना होकर फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। ओके। व्हाई इंडिया मानसून हैज अ टू ब्रांचेस, ऐसे क्वेश्चन आते हैं मीन्स में। तो प्योर कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, आपको कॉन्सेप्ट तो पता होना चाहिए, इसके साथ में मैप बेस्ड क्वेश्चन भी है। पहली बात तो आपको पता चलना चाहिए कि कैसे साउथ वेस्ट विंड आ रही है, नॉर्थ ईस्ट विंड का भी कैसे कैसे रोल है। तो ये सब चीजें आपको जब तक नहीं पता रहेगा तो क्या ही कर पाओगे आप, है ना? तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको अपने आप से बिल्डअप करना पड़ेगा। अच्छा, मैं क्या करता था इस कॉन्सेप्ट के लिए, जब मैं ज्योग्राफी पढ़ता था तो मैं हमेशा कनेक्ट करता था। अच्छा, क्लाइमेट है, ये पूरी अर्थ है, इक्वेटर है यहाँ पे, इक्वेटर से कैसे कैसे पूरा मूवमेंट हो रहा है, कैसे हॉर्स लैटिट्यूड क्रिएट हो रहा है, फिर कैसे एक पूरा एक जोन क्रिएट हो रहा है, कहाँ कहाँ पे ट्रॉपिकल टेम्परेट साइक्लोन बन रहा है। ये सब चीजें तभी आपको समझ में आएगी जब आप एक एक चीज को कनेक्ट करते हुए जाओगे। ओके। अब मैंने अभी तक यही बताया, मैंने अभी तक टेस्ट के बारे में बताया नहीं, टेस्ट के बारे में बस आप सुनिए, और आपको टेस्ट के बारे में एक ऐसा हिंट दूंगा ना, आपको भी मजा आ जाएगा। फेज 2 क्या है? जनवरी से फरवरी में आपको इंटीग्रेशन, इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक और साइंस पढ़ना है। तो इन्वायरमेंट में शंकर आईएएस सबको पता है, पीएमएफ आईएएस मैंने बताया है। एनसीईआरटी के नहीं भी पढ़ोगे चलेगा, मगर पीएमएफ आईएएस और शंकर आईएएस ये दो बुक तो पढ़ लीजिएगा। फोकस एरिया बायोडायवर्सिटी, क्लाइमेट कंजर्वेशन और पॉल्यूशन है। करंट अफेयर में सबसे ज्यादा ग्लोबल समिट्स को फोकस में रखना है कि ग्लोबल समिट में कौन कौन सी इनिशिएटिव लिया है।
तो करंट अफेयर प्लस स्टैटिक को कनेक्ट करना पड़ेगा और क्वेश्चन पूछे भी है, जैसे कि एम स्ट्रिप करके एक बार क्वेश्चन आया था, बहुत नया क्वेश्चन था, बहुत सारे लोग घबरा गए थे भैया ये क्या है। तो मैं यही चीजें होती है जहां पे हम सबसे ज्यादा लैग करते हैं। ओके, इकोनॉमिक ज्यादातर करंट अफेयर पे होता है, लेकिन एनसीईआरटी में 12th की मैंने जैसे बता, एक 11th की है एक 12th की है, 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़ के जाइए। बिलीव में, अगर 12th की मैक्रो इकोनॉमिक आप अच्छे से पढ़ के जाते हो तो 60 से 70% क्वेश्चन यूपीएससी के हर साल सिर्फ वहीं से आता है। इतना इतना अच्छी बुक है वो, अगर आज भी मैं वो बुक पढ़ूंगा तो मुझे भी टाइम लगती है। बहुत अच्छी बुक है। फोकस यहाँ पे किस पे रखना है? जीडीपी पे, इन्फ्लेशन पे, फिस्कल पॉलिसीज पे, बैंकिंग पे, बजट बेसिक्स पे। अब ये सब के आपको कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, अगर कॉन्सेप्ट ही नहीं पता तो फिर नहीं हो पाएगा, है ना। अब न्यूज, सबसे ज्यादा न्यूज है तो जब भी इकोनॉमिक्स में सबसे ज्यादा मैटर करता है न्यूज, तो वाई एंड हाउ, ये दो चीजें पता होनी चाहिए। किसने किया और क्यों किया। अगर आरबीआई ने रेपो रेट इंक्रीज किया तो इससे क्या होगा और क्यों किया गया, ये आपके दिमाग में बहुत क्लियर होना चाहिए। इकोनॉमिक में अगर आपको अच्छे से समझना है तो क्या और क्यों और किसने किया, अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यहीं पे अगर आपने लैग किया तो पूरी दिक्कत ही दिक्कत है पूरी पढ़ाई में, फिर इकोनॉमिक से डर ही बैठेगा और कुछ नहीं बैठेगा। तो सी एफ बी मेरा फॉर्मूला है, कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला और बजट एग्जाम्पल। जब भी आप कोई चीज पढ़ते हो तो उस कॉन्सेप्ट को एक फॉर्मूला में कन्वर्ट कर लीजिए, उस फॉर्मूला को बजट के साथ कंपेयर करके देखिए आपका कितना अच्छा हुआ। डेफिनेटली इससे मदद मिलती है। और देखिए, मेरा जो मेन मोटिव है ये बताने का कि मैं ये नहीं चाह रहा कि आज के टाइम पे हर कोई अलग अलग डायरेक्शन में जाए। मैं ये चाहता हूं कि आपको भी पता हो कि सच क्या है। मैं जब एग्जाम दे रहा था मुझे भी पता है कि मैं कहाँ कहाँ पे मिस्टेक्स कर रहा था, लेकिन कोई बताने वाला नहीं था। मैं आपको ये पैसा लेके नहीं बता रहा हूँ, बिलीव मी, ये मेंटरशिप में अलग से लाखों रुपए लेते हैं यहाँ पे आपको बताने के लिए, मगर मैं यहाँ पे इतना सोच रहा हूँ कि सिर्फ आपका ये चीज का ग्रोथ अच्छा हो पाए, जिसके वजह से यहाँ पे मैं बताना भी चाह रहा हूँ आपको। तो साइंस एंड टेक के ऊपर चलते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी फोकस क्या रखना है यहाँ पे? इसरो, डिफेंस, एआई, फिर नॉन टेक जितने भी स्पेस मिशन है यहाँ पे फोकस रखिए। अब साइंस में से ज्यादातर क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर से आता है, जो कि विजन आईएएस की मंथली मैगजीन पढ़िए हो जाएगा। अब टेस्ट सीरीज को यहाँ पे हमें कैसे फोकस करना है, और फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट उसके बाद ये रहेगा कि डेली स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए। तो टेस्ट सीरीज को अब ट्राई करिए कि वीक में एटलीस्ट वन टेस्ट दीजिए सब्जेक्ट वाइज में, और ट्राई करिए फरवरी मार्च तक पूरा आप खत्म कर दीजिए जितना भी हो सकता है आपका करंट अफेयर टेस्ट सीरीज, स्पेसिफिकली सेक्शनल वाले। फरवरी तक अगर आपने सेक्शनल खत्म कर दिया तो आपका प्रीलिम्स पास होने के चांसेस लगभग 70% बढ़ जाएंगे। अगर फरवरी तक नहीं कंप्लीट करके, और भाई कुछ लोगों की बात अगर आपको सुननी है तो सुन लीजिए, बाद में आप आओगे और मैं लिख के देता हूँ। जो ऐसे लोग होते हैं ना, वो प्री में ही अटके रहते हैं, और मैं देखा हूँ ऐसे लोग, बिलीव में, मैं आजू बाजू आज भी ऐसे लोगों को देखता हूँ, सिर्फ प्रीलिम्स की पढ़ाई पूरे साल भर करते हैं। उनके लिए ऐसा है कि बस प्रीलिम्स निकल गया बस हो गया, और बैच भी इसी हिसाब से बिकते भी है, प्रीलिम्स के ही बैच बिकते हैं। मालूम नहीं क्यों, मीन्स कोई पढ़ना ही नहीं चाहता है, जो कि मीन्स सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको यूपीएससी निकालना है, एक ही की है पूरा प्रीलिम्स निकालने का, वो है आपका मेंस। अगर मेंस ही अच्छा नहीं होगा तो आपका प्रीलिम्स कभी नहीं निकलेगा, ये चीज मैं बोल रहा हूँ, बिलीव मी, कुछ सोच के ही बोल रहा हूँ। फेज 3 पे चलते हैं। एप्लीकेशन और रिवीजन और टेस्टिंग, ये तीन चीज चलेगी। अब आपने जितनी चीजें पढ़ी है उसको आप रिवाइज करना चालू कर दीजिए, अप्लाइड नॉलेज में उसको अप्लाई करिए और टेस्ट करिए कि आपका कितना हो रहा है। तो जैसे ही मार्च आता है तो आपको एक वीक में 2 फुल लेंथ टेस्ट लगाने हैं। रिवाइज पूरा पीवाईक्यू आपको 2013 से लेकर 2024 तक तो एटलीस्ट आपको रिवाइज कर लेना है, इतना तो कम से कम करना है। फिर डेली 1 आवर्स रिवीजन टेस्ट डेली देना रहेगा, कि डेली आपने कहीं से कोई क्वेश्चन सुना ले, 10-15 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, तो उसको आप दीजिए, देखिए कि आपका ग्रोथ कैसा हो रहा है वहां पे। फिर उसके बाद प्रैक्टिस आंसर राइटिंग पे करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे आप प्रैक्टिस करिए सबसे पहला। अब बोलोगे सर यहाँ पे ये आ गया मेंस कैसे करेंगे, एक क्वेश्चन भी करोगे ना, डाइवर्ट हो रहे होगे। मतलब डाइवर्ट रहने का मतलब मेरा ये है कि आपका ध्यान अलग जगह पे रहेगा। होता है कि कभी कभार हम जब प्रीलिम्स पढ़ते हैं ना, तो सिर्फ उतनी ही जगह देखते हैं, और सर क्या करते हैं, जो हमारे टीचर होते हैं, मेंटर होते हैं, वो पूरा ऊपर से देखते हैं, तो वो हर चीजें देखते हैं। जब आप प्रीलिम्स से हटके थोड़ा सा मेंस के लिए जाते हो, 10 मिनट भी आते हो ना, तो प्रीलिम्स का ब्रॉड एरिया कवर होता है, और वो प्रीलिम्स निकालने में मदद ही करता है। बिलीव मी, मैं जब प्रीलिम्स देने गया था, जा रहा था, तो उसके 2 दिन पहले मैंने बैठ के पूरा फुल लेंथ टेस्ट लिखा था, वो भी किसका, प्रीलिम्स का नहीं, मेंस का। हाँ, आपको लग रहा होगा मैं फेंक रहा हूँ, मगर फेंक रहा नहीं हूँ, मैं सच बता रहा हूँ। मैंने मेंस का लिखा था,
इवन मैं कभी चाहिए तो आपको प्रूफ भी दिखा दूंगा, विजन आईएएस की ही थे, मैंने तुरंत लिखा और उसके बाद फोटो खींच के मैंने भेज भी दिया था विजन आईएएस को, उसमें पूरा शेड्यूल टाइम के साथ लिखा हुआ भी है। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि आप पूरा पेपर दीजिए, मैं इतना ही सिर्फ समझाना चाह रहा हूँ कि प्री और मेंस की पढ़ाई अलग नहीं है। प्री और मेंस की पढ़ाई एक साथ होती है। मेंस आपका ब्रॉड एरिया प्रीलिम्स के लिए कवर करता है। मेंस जितना अच्छा डेप्थ और कॉन्सेप्ट क्लियरिटी देगा, उतना ही इजी से आप पॉलिटी कवर कर रहे हो। अब मैं किसी से पूछूंगा आर्टिकल 19 क्या है, कोई भी बता देगा यहाँ पे। लेकिन मैं यही आर्टिकल 19 को थोड़ा सा घुमा के पूछ लूं कि क्यों आर्टिकल 19 आर्टिकल 358 में और 359 में क्यों डिफरेंस क्रिएट करता है। अगर मैं ये थोड़ा सा घुमा के पूछ लूं तो नहीं पता चलेगा। और ये होता है क्वेश्चन हमारे प्रीलिम्स का। समझ गए? तो ये सब चीजों पे अगर आप फोकस करते हो तो आपका वेटेज बढ़ता है एज ए प्रीलिम्स निकालने में। ओके। अब आज से आपको डेली 8 घंटा तो कम से कम पढ़िए, जिसमें से 2 घंटा आपका सिर्फ प्रैक्टिस में जाना चाहिए। मतलब आप पीवाई क्यू देख लेते हो, कभी मेंस का देख लेते हो, पीवाई क्यू किसी का देख लेते हो, तो ये तो आपको करना ही पड़ेगा। बिलीव मी, अगर आप इतनी चीजें करते हो ना, तो इस चीज की मैं गारंटी दे सकता हूँ कि निकलेगा तो है प्रीलिम्स। अब बात अलग है कि हर 2 महीने पे कुछ ना कुछ तो नई चीजें आती है, जिससे आप डाइवर्ट हो जाओगे। अगर आप चाहते हो कि मैं 2026 का पूरा यूपीएससी का एक बता दूं कि किस तरीके से इसको लेके चलना है, किस किस दिन पे कौन कौन से सब्जेक्ट को लेके चलना है, तो कमेंट करिए। मैं बहुत डिटेल में आपको ये भी बताऊंगा कि मेंस को और प्री को दोनों को साथ में कैसे लेके चलना है। मैंने अभी तक जो बताया ये स्टैटिक सब्जेक्ट ऐसे है जो हर कोई पढ़ना चाहता है, हर कोई समझना चाहता है कि कैसे कैसे होगा। तो यहाँ पे मेरा जो मेन मोटिव था ये था कि सच बताना। प्रीलिम्स निकलता है, अब 1 से 2 महीना जब बचा होता है तो टेंशन आता है। जैसे ही दिसंबर पास में आएगा और टेंशन आएगा। तो वो फेज जो है वो ना आए आपके साथ, तो उधर तक मैं आपके लिए मदद कर रहा हूँ, और ये मदद मैं ऐसा नहीं है कि कुछ यूनिक बता रहा हूँ। मदद मिलेगा। और जब आप मुझे एक बार मैसेज करोगे तो मैं आपकी मदद पूरे एंड तक करूंगा। प्लीज करिए, मगर पढ़ाई माँ बाप का पैसा मत वैसे वेस्ट करिए सिर्फ कुछ लोगों की बात सुन के। ओके दोस्तों, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए, जय हिंद दोस्तों।